जान से भी ज्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकारी से उब गया तो एक चोर अपना दुखड़ा रोने लगा। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। तो दूसरे चोर ने हाँ में हाँ मिलाई और बोला, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिए। तीसरा चोर बोला, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहाँ हमें कोई जानता ना हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। तीन चोरों को तो यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि वे जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुँचे। वहाँ एक धर्मशाला में रुक गए। उनमें से दो चोर शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने एक वृद्ध औरत का घर देखा जो आरामदेह तो लगता ही था, उनके लिए ठीक भी था। दोनों चोरों ने धर्मशाला लौटकर अपने साथियों से वृद्धा के घर जाने का जिक्र किया। वे भी सहमत हो गए और चारों चोर उस बूढ़ी औरत के घर जाने के लिए निकल पड़े। वे उसके घर पहुँचे तो एक चोर बोला, हम चारों व्यापारी हैं और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया और इसके कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। दूसरा चोर बोला, हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। बुढ़िया बहुत खुश थी और उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की। आप यहाँ जब तक चाहें रह सकते हैं। वह मुस्कुराई। वह प्रसन्न हुई कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह बूढ़ी औरत बहुत नेक और सच्ची औरत है जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पैसों से भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिए। एक शर्त याद रखना, इस बर्तन को तभी देना जब हम चारों साथ में इसे मांगने आए। ठीक है कहते हुए बुढ़िया ने बर्तन संभाल कर रख लिया। वे अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस मिट्टी में ढक दिया। चारों चोर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्दी वे काफी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर खड़े वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहाँ से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ली जाए। पर तीन चोर तो बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर जो किसी ऐसी ही घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, अम्मा मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है। बुढ़िया मना करती हुई बोली, लेकिन मैं तो ये बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। उस चोर के दिमाग में एक विचार आया और वे बोला, मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। आप खुद ही चलकर उनसे पूछ लीजिए। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। वे चिल्लाई, क्या आपने अपने दोस्त को बर्तन लाने भेजा है? तीनों चोरों ने जवाब दिया, जी कृपया करके उसे बर्तन दे दीजिए। बुढ़िया ने सोचा कि
के लिए चाहिए होगा जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उस चोर को फावड़ा देती हुई वे बोली कि पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वे अपने घर के काम में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफी समय बीत चुका था और उनके साथी का कुछ पता नहीं था। तीनों घर वापस आए और बुढ़िया से मिले। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, हमने अपना साथी एक बर्तन लाने भेजा था, वे कहाँ है? मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए फावड़ा दिया था, उसने आपको बर्तन नहीं दिया। बुढ़िया हैरान थी। तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। वे बुढ़िया से बोले, हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है। बेचारी बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वे तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और उसकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से ही तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट आई। इस बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने शहर के दौरे पर थे। इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। उसी समय आसपास ही कुछ लड़के वहां खेल रहे थे। उनका अगुआ था रामन। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उसने भी सुनी। रामन बोला, भगवान करे उन तीनों चोरों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की सजा मिले। ये सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रामन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है। रामन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। रामन न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उसने तीनों चोरों की कहानी सुनी। वह बोला, तुम्हारी शर्त यही थी ना कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओ। रामन के प्रश्न पर तीनों ने हामी भर दी। बूढ़ी अम्मा तुम्हारी वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तो तुम सिर्फ 3 हो। जाओ अपना चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके। रामन ने उन तीनों चोरों को आदेश दिया। इस फैसले के बाद राजा ने रामन की भरपूर प्रशंसा की और बोले, शाबाश, क्या फैसला दिया है। तुम छोटे हो पर हो समझदार। आज से तुम मर्यादा रामन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे मुकदमों के फैसले किया करोगे। तो इस तरह से रामन ने अपनी सूझबूझ से उस बूढ़ी औरत को न्याय दिलाया। धन्यवाद। एक बार किसी राजा के 2 मंत्रियों में वाद विवाद हो गया। एक कहता था कि धन की प्राप्ति व्यापार से होती है, दूसरा कहता था व्यापार से नहीं, बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है। इस बात पर कई दिनों तक उनका वाद विवाद चलता रहा और एक दिन आपस में हाथापाई हो गई। जाहिर है कि दोनों को दरबार में हाजिर होना पड़ा। राजा को जब उनके झगड़े का कारण बताया गया तो राजा ने उस मंत्री को अपने पास बुलाया जो व्यापार से धन की प्राप्ति मानता था और बोले, जितना धन तुम्हें चाहिए वे खजाने से ले लो और इस बात को सिद्ध कर दिखाओ कि व्यापार से धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद दूसरे की बारी आई। राजा ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता
सकता है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए व्यापार ही जरूरी नहीं है। राजा बोला, ठीक है, और उसे कुछ न देकर बिना वेतन अपने अस्तबल में घोड़ों की देखभाल का काम सौंप दिया। दोनों मंत्रियों को आदेश हुआ कि 6 महीने के अंदर अपनी बात प्रत्यक्ष कर दिखाएं, वरना दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी। जिस मंत्री को खजाने से बहुत सा धन मिला था, उसने सारे शहर में दुकानें खोल दी और अधिक से अधिक पैसा बनाने के चक्कर में दिन रात परेशान रहने लगा। जबकि दूसरा अस्तबल में बैठकर सोचने लगा कि किस तरह पैसा बनाया जाए। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने घोड़े की नींद को सूंघना शुरू कर दिया। राजा के अस्तबल में 700 घोड़े थे और हर घोड़े पर एक सवार नियुक्त किया गया था। मंत्री को घोड़े की लीद सूंघते देख अस्तबल के कर्मचारियों में खलबली मच गई। वे मन ही मन डर गए, ना जाने मंत्री क्यों घोड़े की लीद सूंघ रहे हैं। एक दिन अस्तबल के मुखिया ने पूछा, महाराज, आप घोड़े की लीद क्यों सूंघते हैं? मंत्री गंभीर हो गया और बोला, इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि घोड़े कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। अब मालूम हुआ कि तुम लोग कितने नमक हराम हो। घोड़ों के हिस्से का दाना खुद खा जाते हो और उन्हें केवल घास ही मिल पाती है। यह बात राजा को बतानी पड़ेगी। यह सुनकर मुखिया की जान संकट में पड़ गई। सोचा, मंत्री ने ये बात राजा को बता दी तो सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, साथ ही कठोर दंड भी मिलेगा। उसने सभी सवारों से पैसे इकट्ठे किए और एक खासी रकम मंत्री के हाथ देते हुए प्रार्थना की कि वह इस बात की चर्चा महाराज से ना करें। कुछ ही दिनों के अंदर मंत्री ने हजारों रुपए लाकर राजा के सामने रख दिए। मंत्री का यह कमाल देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे अस्तबल से हटाकर समुद्र की लहरें गिनने में लगा दिया। अब मंत्री जी सुबह से शाम तक समुद्र के किनारे बैठने लगे, जैसे सचमुच लहरों को गिन रहे हो। एक दिन जहाजों के कप्तान ने मंत्री जी को समुद्र के किनारे बैठे देख लिया। वे मंत्री जी के पास आया और वहाँ बैठने का कारण पूछने लगा। मंत्री जी बोले, कई बातें ऐसी हैं जो सबको नहीं बताई जाती। ये समझ लो कि महाराज ने लहरें गिनने का काम मुझे सौंपा है, लेकिन तुम्हारे जहाजों के आने जाने से लहरें टूट जाती है और राजा की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। यह सुनकर कप्तान डर गया, कहीं मंत्री जी ने राजा से शिकायत कर दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सोचकर उसने अपने मल्लाहों से बहुत सा धन इकट्ठा किया और मंत्री के हवाले करते हुए बोला कि महाराज से इस बात का जिक्र ना करें। मंत्री मन ही मन प्रसन्न हुआ। अगले दिन उसने बहुत सा धन लाकर राजा के सामने रखा तो राजा चकित रह गए और सोचने लगे, अब क्या किया जाए। उसे कहीं ऐसी जगह भेजना चाहिए जहाँ थोड़ी भी आमदनी ना हो। राजा ने उसे समुद्र तट से हटाकर रात में तारे गिनने का काम दे दिया। अब तो रोज ही मंत्री महोदय शाम के वक्त घर से निकल पड़ते और रात भर आसमान में आंखें गड़ाकर बस्ती में घूमने लगे। अचानक एक रात मंत्री जी उस बस्ती में पहुँचे जहाँ नगर के धनी व्यक्ति ऊंची हवेलियां बनाकर रहते थे। लोगों ने देखा, आसमान में आंखें उठाई मंत्री जी गली कूचों में घूम रहे हैं। लोगों ने पूछा, महाराज, इस आधी रात में आप आसमान की तरफ क्यों ताक रहे हैं? मंत्री जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, आसमान में उठी हुई इन हवेलियों को देख रहा हूँ। इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? मंत्री जी ने उत्तर दिया, रोना इसलिए आ रहा है कि इतनी सुंदर हवेलियों को बहुत जल्द गिरा दिया जाएगा। फिर लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों किया जाएगा? पूछने पर मंत्री जी ने बताया कि महाराज ने मुझे तारे गिनने का काम दिया है और तुम्हारी
कोशिश करूंगा। इस बार मंत्री जी ने बहुत बड़ी रकम बस्ती के लोगों से निकाल ली और उसे लाकर राजा के सामने रख दिया। मंत्री जी की बुद्धि को देखकर राजा की आंखें खुली रह गईं। उसे विश्वास हो गया कि मंत्री ने सच कहा है। बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु